नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपका राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि अभी सब जानते हैं कि अभी महामारी का दौर चल रहा है और आपके कॉलेज 8 तारीख से 8 फरवरी 2021 से खुलने जा रहे हैं, लेकिन कुछ वीडियो हैं वो अभी भी हम जो अपना रेगुलर स्टडी है वो चल रही है। जो हमें जो विषय है वो आपको जो हम पढ़ रहे हैं वो है जूरिस्प्रूडेंस, और जूरिस्प्रूडेंस में जिसको कि हम विधि शास्त्र कहते हैं, ऐतिहासिक शाखा अलग अलग स्कूल्स हैं। अभी तक हमने प्राकृतिक स्कूल, नेचुरल लॉ, प्राकृतिक विधि स्कूल पढ़ा और विश्लेषणात्मक शाखा एनालिटिकल स्कूल पढ़ा। अब जो नेक्स्ट जो इसमें कड़ी है वो ऐतिहासिक शाखा के बारे में हम आज कुछ जानकारी करेंगे। ऐतिहासिक विधि शास्त्र के बारे में जो बातचीत है उसकी हम निम्न ये जो टॉपिक्स हैं उसके अनुसार हम बातें उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले पृष्ठभूमि की बात करें। इसका जो प्रादुर्भाव है वो प्राकृतिक विधि शास्त्र और जो विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र की जो शाखाएं थी उसके प्रतिक्रिया स्वरूप ऐतिहासिक शाखा का विकास हुआ है, प्रादुर्भाव हुआ है। क्योंकि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में और 18वीं और 17वीं शताब्दी में जो प्राकृतिक विधि का जो विकास हुआ, जो जिसमें कि तर्क और बुद्धिवाद के आदर्शों को और पूर्ण विधि के प्रयास के विधि के विरुद्ध जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनमें सबसे पहली जो प्रतिक्रिया थी वो तो इंग्लैंड में विश्लेषणात्मक प्रमाणवाद के रूप में थी, तथा दूसरी और जो प्रतिक्रिया हुई प्राकृतिक विधि के परिणाम स्वरूप, प्राकृतिक विधि के परिणाम के लिए प्राकृतिक विधि के प्रतिक्रिया स्वरूप जर्मनी में ऐतिहासिक विचारधारा के रूप में इसका प्रादुर्भाव हुआ। प्राकृतिक विधि विचारधारा तर्क एवं बुद्धि तथा ध्येयों और उद्देश्यों पर बल देती है। उसमें विधि के इतिहास एवं विकास के लिए कोई स्थान नहीं है। ये प्राकृतिक विधि तर्क और बुद्धि पर जोर देती है। उसका ऐतिहासिक क्रम क्या है इसके बारे में उसका कोई योगदान उसमें नहीं है। यद्यपि फ्रेडरिक कार्लवाल सैवनी, जो कि ऐतिहासिक विधि शास्त्र के एक प्रमुख नाम है, इस शाखा के जनक माने जाते हैं, किंतु एडमंड बर्क ने रिफ्लेक्शन ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस नामक पुस्तक में सैवनी से पूर्व विधि के प्रति ऐतिहासिक दृष्टिकोण अपनाते हुए कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक तथा दार्शनिक सिद्धांत प्रतिपादित किए थे, जो तर्कवाद, व्यक्तिवाद, नवचेतना जागृति, ऐतिहासिक कालपलाओं की उसमें सहायता उसके द्वारा ली गई थी। मज़े की बात यह है कि आप देखेंगे कि ऐतिहासिक विधि शास्त्र की बात तो करते हैं सैवनी, लेकिन सैवनी खुद जर्मनी में रह कर के रोमन विधि के बारे में जो है बतलाते हैं। वो बर्लिन विश्वविद्यालय में अध्यापक थे, लेकिन विद्वान किसके थे? रोमन विधि के। जर्मनी में ऐतिहासिक खुद की न करके किसके बारे में बतलाते थे? वो रोमन विधि शास्त्र के बारे में बतलाते थे। ये खैर कोई कमी नहीं है, हम यहाँ बैठ कर के भी विदेशी बातों के सामने या हिंदू विधि के अतिरिक्त हम भारतीय विधि शास्त्र के अतिरिक्त अन्य विधि शास्त्रों के बारे में पढ़ सकते हैं, वो कोई बात नहीं। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि सैवनी जो है प्रमुख रूप से जो
प्राध्यापक थे वो रोमन विधि शास्त्र के थे। ऐतिहासिक शाखा का जो प्रारंभ हुआ उसमें मॉन्टेस्क्यू का नाम प्रमुख है, जिनका कालखंड 1689 से 1755 तक रहा। और मॉन्टेस्क्यू के बारे में आप जानते हैं कि वो जो है इंग्लैंड के विधि शास्त्री थे और उनके द्वारा एक प्रमुख सिद्धांत सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो सिद्धांत है वो दिया गया है। और सेपरेशन ऑफ पावर्स का सिद्धांत हम बाद में कभी पढ़ेंगे। उनके द्वारा भी ये सेपरेशन ऑफ पावर्स का सिद्धांत, जब उनके द्वारा इंग्लैंड से नहीं, वो फ्रांस से के मॉन्टेस्क्यू इंग्लैंड के नहीं, फ्रांस के रहने वाले थे, मैं सही करना चाहता हूँ, माफ़ करना मुझे। और वो उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर्स का सिद्धांत उनके द्वारा दिया गया था। मॉन्टेस्क्यू के बारे में मैन बताते हैं, हेनरी मैन। मॉन्टेस्क्यू संस्थाओं और विधियों पर शोध कार्य करके यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि विधियों का स्वरूप विभिन्न प्राकृतिक एवं सामाजिक तथ्यों पर निर्भर करता है तथा विधि पर अन्य कारकों का गहरा प्रभाव पड़ता है। अतः विधि को देश तथा काल विशेष की आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन मानना चाहिए और इसका अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। मॉन्टेस्क्यू विविध तथ्यों में राष्ट्रीय लोक चेतना भी एक ऐसा तथ्य है जिस पर विधि का स्वरूप निर्भर करता है। सभी विधियों का निर्माण कार्य कारण के प्रभाव से होता है। इसी तरह एडमंड बर्ग कहते हैं कि विधि एक क्रमिक एवं जैविक प्रक्रिया की देन है। क्रमिक विकास जैसे होता है उसी तरह विधि का भी क्या होता है, क्रमिक विकास के माध्यम से विधि विकसित होती है। एडमंड बर्ग इसके बारे में कहते हैं, ये कहते हैं। गुस्टेव ह्यूगो स्वयं ग्रहण और अनुकूल विकास के बारे में कहते हैं। अब जो प्रमुख विधि शास्त्री हैं फ्रेडरिक कार्ल वॉन सैवनी, उनका जो कालखंड रहा है, जो जर्मनी के विधि शास्त्री हैं, 1789 से 1861, 1779 टू 1861। सैवनी बर्लिन विश्वविद्यालय में जर्मनी में जो स्थित है प्राध्यापक थे। वह रोमन विधि के बड़े विद्वान थे। उनकी जो कृतियां हैं, हिस्ट्री ऑफ रोमन लॉज इन मिडिल एजेस, द लॉ ऑफ पजेशंस, द सिस्टम ऑफ मॉडर्न रोमन लॉ, ये इनकी प्रमुख जो है कृतियाँ हैं। सैवनी के विधि एवं उनके विकास संबंधी विचारों का प्रस्तुतिकरण तब हुआ जब जर्मनी में नेपोलियन का शासन समाप्त हो चुका था। नेपोलियन बोनापार्ट का जब शासन समाप्त हो गया उसके बाद सैवनी का विचारों के संबंधी प्रादुर्भाव हुआ एवं जर्मनी में नेपोलियन के बनाई गई जो संहिताओं का विरोध करते हुए नवीन संहिताओं की ओर अग्रसर होने के विचार में था। उस समय जर्मनी नई संहिताओं को बनाने के विचार में था। तब उस समय जो फ्रेडरिक कार्ल वॉन सैवनी हैं, उनके विचारों का उदय, उनके विचारों का या उनके कालखंड उस समय था, तो उन्होंने अपने विचारों से जर्मनी विधि शास्त्र को प्रभावित किया। संहिताकरण के इस कार्य का नेतृत्व प्रोफेसर थिबेट कर रहे थे। उनकी ऐसी विचारधारा फ्रांसीसी संहिताकरण एवं जर्मनी के राष्ट्रीय एकीकरण आंदोलन से मिली थी। प्रोफेसर थिबेट को इस काम के लिए नियुक्त किया गया था कि भाई आप संहिताकरण, जिसको कि कानून बनाने का काम आप करें, और वो प्रभावित किससे थे? फ्रांस में इस तरह की कार्रवाई जो चल रही थी उनसे वो प्रभावित थे। संहिताकरण के पक्षकर थे, प्राकृतिक विधि के विशेषज्ञ थे एवं विश्लेषणात्मक विचारधारा वाले व्यक्ति थे प्रोफेसर थिबेट। थिबेट ने जो संहिताकरण की बात जब कही तो उन्होंने कहा कि विधि अधिनियम द्वारा बनाई जानी चाहिए, ठीक जैसी कि विधायक की इच्छा हो। विधि वैसी होनी चाहिए जो कि विधायक बनाना चाहता है, उसी तरह की विधि बनाई जानी चाहिए। ऐसे विधिक सिद्धांतों को कथित करती हुई एक संहिता विरचित की जा सकती है और वह जिसमें किसी हेर फेर की अपेक्षा
नहीं हो सकती है और वह पूर्ण और संगोपांग होगी और सभी देश काल में लागू होगी। संहिताकरण के विरोध के लिए 3 बातें आवश्यक थीं, क्योंकि संहिताकरण से पहले भी क्या थे, पहले भी विधियाँ थीं। आप जानते हैं कि भारत में संहिताकरण जो है प्रथम विधि आयोग के माध्यम से लागू हुआ, लेकिन उससे पहले क्या भारत में विधियाँ नहीं थी। जब हम भारत का उदाहरण लें तो अंग्रेज़ों के आने से पहले 1600 के बाद 1661 के चार्टर से पहले क्या भारत में विधियाँ नहीं थी? भारत में विधियाँ थीं। और संहिताकरण के अतिरिक्त भी जो सामान्य जो नियम थे वो लोगों के मन में निश्चित थे, लोगों के उनके बारे में कि बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा, बुरा करेगा तो राजा दंड देगा। इस तरह की यदि कार्रवाई होती है तो ये काम उसका होना होगा। ये सब पहले से ही इस तरह की व्यवस्थाएं हमारे यहाँ पर थीं। तो हम ये उदाहरण दिया है। तो जर्मनी में भी इसका जो विरोध हुआ तो किस कारण से हुआ कि विधि विधान की उपज नहीं है, विधि विधान से पैदा नहीं होती है, उनके द्वारा ये कहा गया जो इनका विरोध कर रहे थे। विधि मनुष्य की प्रकृति से नहीं बल्कि उस समाज विशेष से नियंत्रित है जिसमें वह लागू की जाती है। मनुष्य के प्रति, मनुष्य तो अपने स्वभाव से क्या है, स्वभाव से वो तो उन्मुक्त है, वो तो एक क्रिएचर है, उसको विधि लेकर के पैदा नहीं हुआ है, वो तो शरीर और मस्तिष्क लेकर के पैदा हुआ है। और उस शरीर और मस्तिष्क से जो व्यक्ति है वो किससे गवर्न होता है, समाज से जो है गवर्न होता है, समाज के द्वारा कानून बनाए जाते हैं। इसके अलावा जो तीसरी जो बात थी वो ये है कि विधि के परिवर्तन की व्याख्या करें। सेवनी ने उक्त संहिताकरण के विरोध में सन 1814 में जो ऑफ द वेकेशन ऑफ आवर एजेज फॉर लेजिस्लेशन एंड जूरिस्प्रूडेंस के माध्यम से थिबोइट का विरोध किया एवं विधि की व्याख्या लोक चेतना के सिद्धांत के रूप में की। और उन्होंने एक नया सिद्धांत जो है लोक चेतना का सिद्धांत उनके द्वारा दिया गया कि लोक चेतना क्या है। लोक चेतना क्या है, विधि बनाई नहीं जाती है, विधि तो क्या है, लोगों के मन के अंदर है, जो उनकी चेतना है, चेतनता है, उसके अनुसार और वो उसको पालना करते हैं। और वही विधि वास्तविक रूप से जो है अच्छी तरीके से लागू होती है, जो कि लोग जिसको अपनी अंतस चेतना से स्वीकार करते हैं। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल उदाहरण दूंगा भारत के संदर्भ में कि किस प्रकार से जो बाल विवाह है, बाल विवाह हमारी अंतस चेतना में अभी भी पूर्णतः नहीं आया है और बाल विवाह आज भी हो रहे हैं, जबकि इस पर कानून दशकों क्या सदियों पहले इस पर बन चुके हैं। लेकिन बाल विवाह हो रहे हैं, खास करके राजस्थान और मध्य प्रदेश में अक्षय तृतीया पर बाल विवाह किए जा रहे हैं। नहीं है कि बाल विवाह नहीं किए जाने चाहिए, बाल विवाह रोके जाने चाहिए, बाल विवाह बेकार है, ये लोगों के मन में नहीं है। इस कारण से क्या है, बाल विवाह कानून बने होने के बावजूद भी बाल विवाह हो रहे हैं, बाल विवाह जो है उसमें कोई कमी नहीं आई। जबकि हिंदू विधि में आप देखा होगा कि धारा जो 5 हैं, उस धारा 5 में विवाह की आवश्यक शर्तें जो है बतलाई गई हैं। तो विवाह की आवश्यक शर्तों में उसमें उम्र के बारे में बतलाया गया है, सपिंड नातेदारी में नहीं होना चाहिए, प्रतिषिद्ध कोटि के नातेदारी में नहीं होना चाहिए, वह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। वहाँ ये नहीं लिखा हुआ है कि एक ही गोत्र में शादी नहीं होगी, इसको अलाउ किया है हिंदू विधि के अंतर्गत। हिंदू विधि में ये पूर्णतः निषिद्ध नहीं है ये कि एक जो गोत्र होते हैं, जो व्यक्ति के महिला और पुरुष के गोत्र होते हैं, उन गोत्रों को निषिद्ध नहीं किया गया, उनको गोत्रों में शादी करने को रोका नहीं गया है। निषिद्ध क्या है, प्रतिषिद्ध कोटि की नातेदारी, जो विशेष प्रकार की नातेदारी है उनमें विवाह नहीं होंगे और सपिंड विवाह नहीं होंगे। लेकिन एक गोत्र में विवाह के बारे में मनाही नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ आप देखेंगे हिंदुओं में जो है
एक गोत्र में विवाह नहीं होते हैं, गोत्र को टाला जाता है। एक स्वयं के गोत्र के अलावा माता का गोत्र और नानी का गोत्र, इनके गोत्रों में भी विवाह नहीं होते। तो ये क्या है, लोगों की अंतस चेतना है। विधि ये कहती है कि आप सगोत्र में विवाह कर सकते हैं, कानून इसकी मनाही नहीं करता है, लेकिन लोगों की अंतस चेतना ये है कि जो सगोत्र में विवाह नहीं होना चाहिए। इस कारण आप देखेंगे विधि न होते हुए भी इस विधि का पालन किया जाता है, इस परंपरा का पालन किया जाता है। तो जो सैवनी कह रहे हैं वो बहुत हद तक सही है कि विधि क्या है, विधि जो है बनाई नहीं जाती है। विधि तो क्या है, लोगों की अंतस चेतना में है, लोगों के अंदर है, लोगों के अंदर वो महसूस होती है और उसी को लोग पालन करते हैं। सैवनी को हम इसको अब और अच्छे शब्दों में आप समझ गए होंगे, इसको सैवनी की भाषा में और समझ सकते हैं कि लोगों की विधि का प्रारूप समिति द्वारा नहीं बनाई जा सकती है, बल्कि इसे आंतरिक आवश्यकता की सामान्य अनुभूति में प्रतिबिंबित समुदाय से विकसित होना चाहिए। उन्होंने प्रोफेसर थिबेट के जवाब में यह कहने का प्रयास किया कि संहिताकरण के लिए समय परिपक्व नहीं हुआ है। उन्होंने तुरंत संहिताकरण के विरोध के साथ ही 18वीं शताब्दी के प्राकृतिक विधि विचारकों द्वारा विकसित सोचने की पद्धति को भी चुनौती दी। उन्होंने इतिहास की दलील देते हुए कहा कि विधि युक्ति से उत्पन्न नहीं होती, बल्कि यह समुदाय की संस्कृति से पैदा होती है। युक्ति से जो है उपज नहीं है, युक्ति से पैदा नहीं होगी, बल्कि समाज की संस्कृति से ये पैदा होती है, ये उनके द्वारा कहा गया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें सैवनी द्वारा विधि की व्याख्या और लोक चेतना। सैवनी ने विधि को आवश्यकता कहा तथा उसे जबरन थोपा नहीं जा सकता एवं नहीं बनाया जा सकता है। विधि अंत में शांत भाव से कार्यरत ताकतों का परिणाम होती है। विधि किसी राष्ट्र के भूतकाल में निवास करती है तथा इसका स्रोत जनता का विश्वास, रूढ़ि और लोगों की सामान्य चेतना है। राष्ट्रीय भावना या लोक चेतना, जिसको वॉल्किस्ट कहते हैं, से अभिप्राय विधि का निर्धारण करने वाले भाषा, सामाजिक संरचना, लोगों के तौर तरीके तथा राष्ट्रीय भावना है, उसी से विधि की पालना होती है। सैवनी ने विधि का विकास समुदाय की लोक चेतना को बताया है, जो कि प्रत्येक राष्ट्र में रूढ़ि के रूप में विकसित होती रहती है। राष्ट्र का तात्पर्य व्यक्तियों के समुदाय से है, जो ऐतिहासिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक बंधनों के माध्यम से बंधे हैं। विधि संबंधी विकास, जिसको हम लोक चेतना कहते हैं, लोक चेतना के प्रति समुदाय का विश्वास होना चाहिए। समुदाय का सामान्य विश्वास लोक चेतना को एक सूत्र में पिरोता है। सामान्य विश्वास सगोत्रता की चेतना और आंतरिक आवश्यकता पर आधारित होता है। विधि का विकास भाषा के विकास के समान कायिक होता है, न इसका पूर्व अस्तित्व होता है, न राष्ट्र के संपूर्ण जीवन का कार्य है। विधि लोगों के विकास के साथ साथ विकसित तथा लोगों की शक्ति के साथ शक्तिशाली होती है और अंत में राष्ट्र के अपने अस्तित्व में नष्ट हो जाने के साथ मूर्त रूप हो जाती है। विधि में एक रूपता नहीं पाई जाती, क्योंकि यह वहाँ निवास करने वाले व्यक्तियों पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार से बहुत अच्छा उन्होंने लोक चेतना के बारे में बतलाया। अब लोक चेतना और विधि के बारे में वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं सैवनी ने विधि को लोक चेतना का परिणाम बतलाया। उनके विचारों का केंद्र बिंदु मूलतः लोक चेतना ही है। उनके ऐतिहासिक विचारों का केंद्र बिंदु लोक चेतना ही माना गया है। लोक चेतना का स्पष्ट अभिप्राय बताते हुए सैवनी ने कहा, विवेक, प्रमुख तथा अंतर्दृष्टि रूपी परिपाटी, सहज प्रवृत्ति और प्राधिकार के आंशिक सम्मिश्रण को लोक चेतना की विषय वस्तु बतलाया है। उनके उपरोक्त विचार को लोक चेतना का नाम उनके शिष्य पुख्ता ने दिया था। सैवनी ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशंस में
लोक चेतना की व्याख्या इस प्रकार की: लोक चेतना विचारों, विश्वासों और संस्थाओं और मानव प्रकृति के एक दूसरे की प्रक्रिया से उत्पन्न अंधविश्वासों का संग्रह है। विधि का विकास रूढ़िगत विधि के समान होता है। प्रारंभ में इसका विकास जन विकास से होता है, फिर इसे विधि शास्त्री व्याख्या प्रदान करते हैं। शुरुआती दौर में विधि सरल होती है और सभ्यता के विकास के साथ जटिल होती जाती है। विधि शास्त्रियों की भूमिका के फलस्वरूप विधि अधिक समृद्धपूर्ण एवं तकनीकी बनने लगती है। एक ओर सामान्य राष्ट्रीय जीवन होता है, दूसरी ओर विधि शास्त्रियों का विशिष्ट विज्ञान होता है। विधि का लोगों के सामान्य जीवन के साथ संबंध इसका राजनीतिक तत्व कहा जा सकता है। न्यायशास्त्रीय विज्ञान के साथ इसका संबंध तकनीकी तत्व है। इन दोनों तत्वों के सहसंबंधों में लोगों के जीवन के तत्वों के साथ हेर फेर होता रहता है, किंतु विधि के विकास में न्यून या अधिक दोनों भाग लेते हैं। सैवनी एक बात को निर्वाद रूप से सत्य मानते थे कि विधि का विकास चाहे रूढ़िगत व्यवहारों में पाई जाने वाली शांत आंतरिक प्रवृत्तियों से हो, चाहे विधिक व्यवसाय में विकसित हो, किसी में भी विधि निर्माताओं की अनियंत्रित इच्छा से उत्पन्न नहीं होती है। दोनों में लोक चेतना का प्रभुत्व रहता है। सैवनी ने विधि व्यवसाय एवं विधि शास्त्रियों की भूमिका को विधि निर्माण क्षेत्र में अपरिहार्य माना तथा उन्होंने विधि शास्त्रियों को समुदाय के न्यासी के रूप में तथा सामुदायिक भावना के प्रतिनिधि के रूप में वो मानते थे, जिन्हें समुदाय ने विधि के तकनीकी पहलू का विकास करने हेतु अधिकार प्रदान किए हैं। अतः सैवनी की लोक चेतना विधि के क्रमिक निर्माण का प्रमुख एवं आवश्यक स्रोत है। लोक चेतना एक मानदंड है जिसके अनुसार जानबूझकर व्यक्त इच्छा के रूप में पाई जाने वाली विधि का मूल्यांकन होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, विधि निर्माताओं को लोक चेतना एवं समुदाय की इच्छा का सम्मान करते हुए विधि का निर्माण करना चाहिए। इस प्रकार ये लोक चेतना के बारे में हमने आज पढ़ा। इसका नेक्स्ट टॉपिक इसको हम कंक्लूड करेंगे, पूरा करेंगे। आप इसको पढ़ना और इस पर क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है परीक्षा में, तो आप इसको अच्छे से तैयार करें। धन्यवाद।